सभी बच्चों का बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। कल हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा के मूल्य निर्धारण का मांग और पूर्ति सिद्धांत, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी सिद्धांत की आलोचना। कुछ अर्थशास्त्री के विचार में मुद्रा अन्य वस्तुओं से कुछ अलग है। इसमें एक मौलिक अंतर है और उसी मूल अंतर के कारण मूल्य का सामान्य सिद्धांत मुद्रा पर लागू नहीं होता। अब ये कहने के पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए, उन तर्कों पे हम बारी बारी से विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा तथा वस्तुओं की पूर्ति में अंतर है। देखिए, मुद्रा का निर्गमन सरकार की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न प्राकृतिक मनुष्यकृत साधनों की उपलब्धता तथा उनके प्रयोग पर निर्भर करता है। तो आप वस्तुओं को मुद्रा के साथ और मुद्रा को वस्तुओं के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये पहला तर्क। दूसरा, मांग के स्वभाव में अंतर। वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट होती है, क्योंकि उनके उपयोग से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत मुद्रा की जो मांग है वो अप्रत्यक्ष है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वह उन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकते हैं जिनसे उनको संतुष्टि मिलती है। तो ये बेसिक अंतर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मांग का। तीसरी बात, अल्पकाल तथा दीर्घकाल का प्रभाव। मुद्रा की मांग अल्पकाल में स्थिर रहती है, किंतु वस्तुओं की मांग में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में परिवर्तन होता रहता है। तो आप इस तथ्य को भी इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी तरह से इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 और समझना ज़रा कि साधन और साध्य का अंतर है। वस्तुएं तो साध्य होती हैं, एंड होती हैं। जैसे आपको अगर भूख लगी है तो आपका साध्य क्या है? भोजन। भोजन में आप कुछ भी खाएं, दाल चावल सब्जी रोटी, किसी रेस्टोरेंट में जाके, वो साध्य है। लेकिन मुद्रा साध्य नहीं। मुद्रा को खा सकते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, मुद्रा की आप मांग इसलिए करते हैं क्योंकि मुद्रा से आपको वो भोजन मिलेगा। तो दरअसल मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है। ये भी एक बहुत ही बुनियादी आधारभूत अंतर है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम और मूल्य के संचय के साधन के रूप में काम करती है, वस्तुएं स्वयं साध्य होती हैं। पांचवा, पूर्ति में अंतर। जो मुद्रा है, वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाए बिना नहीं बढ़ सकती, किंतु मुद्रा की पूर्ति इसके चलन वेग में अगर वृद्धि हो जाए तो अपने आप बढ़ जाती है। चलन वेग क्या होता है कि एक समय विशेष में, मान लेते हैं एक दिन, तो एक दिन में एक नोट एक व्यक्ति के हाथों कितनी बार होकर गुजरा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी नोट पे, हालांकि ये गलत है, मैं बिल्कुल भी इसको मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी गलती से ही सही किसी कागज़ के नोट पे कुछ लिख दिया हो, कुछ भी लिख दिया हो? अगर कुछ भी लिख दिया हो तो आपने देखा होगा कि 10 के नोट पे, 20 के नोट पे बहुत पहले कुछ वायरल हुआ था कि फ़ना फ़ना बेवफ़ा है, ऐसे करके होता था ना। तो ये सब तिकड़म चलता रहता है। लेकिन अगर ऐसा आपने कोई उस पर अपना चिन्ह बना दिया या कुछ है, तो क्या वही नोट दोबारा कभी आपकी आंखों से गुजरा? अब इतना बड़ा देश है, इतना तेज़ी से, कहते हैं ना कि मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि मुद्रा के पंख लगे होते हैं। मतलब इसके पैर नहीं हैं। जो जिनके पैर लगे होते हैं उनकी गति, और जिनके पंख लगे होते हैं उनकी गति में बड़ा अंतर होता है। पंख जिनके लगे होते हैं उनकी गति बहुत तेज होती है, ऐसा माना जाता है। तो मुद्रा के बारे में मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि अन्य वस्तुओं की पूर्ति जो है वो बढ़ाए बिना नहीं बढ़ती, क्योंकि वो उनकी आपूर्ति पैरों से है, उनके पैर लगे, उनकी गति जो है ना वो पैरों से है। मुद्रा की चलन वेग जो है ना, वो चलन वेग अगर बढ़ जाए तो इसकी पूर्ति अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मुद्रा बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होती है। आपके पास मुद्रा आती है पर्स में और पता नहीं चलता कितना जल्दी चली जाती है। और ये चलन वेग जो होता है ये किसी भी अफवाह से बढ़ जाता है। युद्ध की, शांति की, सामान्य स्थितियाँ या अचानक से बाढ़, प्राकृतिक कोई आपदा, उनमें चलन वेग अचानक से बढ़ता है या घटता है, और उससे पूर्ति भी प्रभावित होती है। तो आप देखिए, वस्तुएं और मुद्रा दोनों का नेचर एकदम अलग अलग है। इनकी पूर्ति बिना बढ़ाए नहीं बढ़ती। इसमें सरकार अगर नए नोट नहीं भी छापती है तो भी अगर चलन वेग, इसका वेलोसिटी बढ़ जाए,
तो इसकी पूर्ति बढ़ जाती है। वेलोसिटी क्या है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, नीचे आप देखिए लिखा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी कुछ पॉइंट्स और इसके समझ लें कि ये किस तरह से मुद्रा अन्य वस्तुओं से अलग है। एक और आता है पूर्ति की लोच में अंतर। समझना ज़रा, वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में अधिक इलास्टिसिटी होती है। इसकी पूर्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में घटाई और बढ़ाई जा सकती है। वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सरकार खाली क्या करे कि साख की जो दरें हैं उनको घटा दे, यानी ब्याज की दरें घटा दे, और आप पाएंगे कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई। अच्छा चलिए, 7वां, मांग व पूर्ति का समान प्रभाव नहीं। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मांग तथा पूर्ति का समान प्रभाव न पड़कर पूर्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में ज़्यादा असर किसका है? पूर्ति का। अच्छा, इसके विपरीत वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में अल्पकाल में मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और दीर्घकाल में पूर्ति का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जबकि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में हमेशा पूर्ति का ज़्यादा असर पड़ता है। बात आती है बार बार प्रयोग की, तो मुद्रा में चलन वेग होता है, जिस कारण वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है। मुद्रा का हस्तांतरण होने से उसका बार बार प्रयोग होता है, किंतु वस्तुएं एक बार में प्रयोग में आने के बाद बार बार उनका प्रयोग नहीं हो सकता। अगर आपने चॉकलेट एक ली और आप खा गए, तो क्या आप उसका आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं? लेकिन आपके पास जो 100 का नोट है, इसका प्रयोग आप करेंगे, फिर कोई मिस्टर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, फिर डी करेंगे, फिर EFGHI न जाने कितने करेंगे, और हो सकता है कि लौट करके ये फिर से आपके पास आ जाए। ठीक, एक और अंतिम इसमें है आता कि मुद्रा निर्धारण का मूल्य निर्धारण का माध्यम। मूल्य निर्धारण का माध्यम मुद्रा है। अन्य वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही निर्धारित किया जाता है, किंतु मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तु में निर्धारित नहीं किया जाता। करने के लिए कर सकते हैं कि पहले हमें एक चॉकलेट 10 रुपये में मिलती थी, अब हमें वही चॉकलेट 20 रुपये में मिल रही है, यानी कि पहले 20 रुपये में 2 चॉकलेट मिलती थी, अब 20 रुपये में 1 चॉकलेट मिल रही है। तो हम अगर 20 रुपये का मूल्य निर्धारण करना चाहें तो हम क्या करेंगे? पहले 20 रुपये का मूल्य था 2 चॉकलेट, अभी 20 रुपये का मूल्य कितना है? 1 चॉकलेट। लेकिन क्या ऐसे कहा जाता है मुद्रा का मूल्य? इस तरह से कहीं चेक निर्धारित किया जाता है? नहीं किया नहीं जाता, समझा जा सकता है। खैर चलिए, तो आपने ये जाना कि मुद्रा अन्य वस्तुओं की मुद्रा की तुलना अन्य वस्तुओं से नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्रा की प्रकृति अन्य वस्तुओं से अलग है। मुद्रा अन्य वस्तुओं की तरह साध्य नहीं है, जबकि अन्य वस्तुओं यानी कि साध्य को पाने का एक साधन मात्र है। अब हम जानते हैं, जो जिक्र आया बार बार कि मुद्रा की चलन गति क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ मनी। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय में सहायक होती है। इस कार्य के संपादन में, यानी इस कार्य को पूरा करने में, मुद्रा की एक इकाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई बार आती जाती है। मुद्रा के इसी हस्तांतरण को मुद्रा की चलन गति के नाम से जानते हैं। यानी कि मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय अवधि में जितनी बार विनिमय सौदों के भुगतान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है, उसी के औसत को मुद्रा का चलन वेग कहा जाता है। मान लिया हमने एक दिन का निकाला, तो अगर 100 रुपये का एक नोट, कोई एक नोट था, वो एक दिन में मान लेते हैं 100 लोगों के पास गया। दूसरा 100 का नोट था, वो एक दिन में 80 लोगों के पास गया। तीसरा 100 का नोट था, 120 के पास गया। और ऐसे जितने भी 100 के नोट थे, अगर मान लिया सैंपल के तौर पे चेक कर लिया गया, मान लिया ऐसे 20 100 के नोट पे कुछ इस तरह की कोडिंग कर दी गई या कुछ चिप लगा दी गई और अंदाज़ा उसका लगाया गया कि कितने लोगों के पास से आया गया। जैसे हमने अभी 3 नोट लिए, तो इन 3 नोट का हमने जो अभी तक लिया, उसमें हमने ये जान लिया कि ये 100, 80, 120 है। इनका अगर औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन में 100 रुपये का एक नोट औसत रूप से 100 लोगों के पास ट्रांसफ़र होता है। तो अगर हम एक दिन के आधार पर निकालना चाहें तो इसकी वेलोसिटी 100 हो गई। अगर हम इसी को 30 दिन के आधार पर निकालना चाहेंगे तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। इसी को अगर आप एक साल का करना चाहें तो एक को 365 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3,60,000। कर सकते हैं ना? तो ये एक तरीका है इसको निकालने का। क्राउथर की परिभाषा देख लीजिए कि एक वर्ष में, मैंने भी 365 का बताया ना, तो ये 365 का ही क्राउथर ने बताया करते हैं। एक वर्ष में मुद्रा की एक इकाई जितने हाथों से हस्तांतरित होती है वह उसकी चलन गति कहलाती है।
रॉबर्टसन का एक और पढ़ लीजिए, इन दोनों को नोट में अपने ले लीजिएगा कि मुद्रा की एक निश्चित इकाई बार बार जितनी विनिमय क्रियाएं संपन्न करती है वह मुद्रा की चलन गति कहलाती है। इसमें लिख लेना चाहिए कि किसी समय अवधि में, ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये परिभाषा का हिस्सा नहीं है, लेकिन है ये ज़रूरी बात, क्योंकि अगर समय अवधि नहीं लेंगे तो ये सेंटेंस अधूरा रह गया कि मुद्रा की एक निश्चित इकाई बार बार जितनी विनिमय क्रियाएं संपन्न करती है मुद्रा की चलन गति कहलाती है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर मापेंगे तो किसी समय अवधि में ही तो मापेंगे, तो लिख लेंगे क्या, किसी समय अवधि में। संक्षेप में इसे कंक्लूड किया गया है उचित परिभाषा के तौर पे कि एक निश्चित समय अवधि में, देखिए आ गया ना समय अवधि में, एक मौद्रिक इकाई औसतन, मैंने अभी औसत निकाला था ना, 100 का नोट 80 बार, दूसरा 100 का नोट 120 बार, तीसरा 100 बार, तो हमने औसत क्या निकाला, 100 बार। कितना निकाला, 100 बार। तो औसतन जितनी बार भुगतानों में प्रयोग में लाई जाती है वही मुद्रा की चलन गति होती है। जो बात मैंने एक उदाहरण से बताई थी, उन्होंने भी एक उदाहरण दिया है, सुन लीजिए ज़रा। मुद्रा की मात्रा को चलन गति से गुणा करके मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को यानी इफ़ेक्टिव सप्लाई को मापा जा सकता है। इन्होंने चलन गति नहीं सप्लाई को बताया है कि कैसे होगा। देखिए, यदि एक 10 रुपये का नोट एक निश्चित समयावधि में 25 बार भुगतानों में प्रयोग होता हो और उसकी चलन गति कितनी मान लेंगे हम, 25 मान लेंगे, क्योंकि उन 25 नोटों का, उसने उन 25 नोटों का काम किया है एक दिन में। जैसे एक नोट एक व्यक्ति के पास जाता तो एक नोट का एक काम हो गया। जैसे अगर चॉकलेट है एक व्यक्ति के पास गई तो बस एक ही चॉकलेट तो यूज़ में आई, वो उसको खा गया। लेकिन नोट को एक व्यक्ति लेने के बाद उसको खा नहीं जाता, तो उसकी सप्लाई अगर एक दिन में 25 लोगों तक वो नोट जा रहा है तो अपना काम, एक नोट 25 नोटों का काम कर रहा है ना। तो यही इसकी चलन गति है, यानी कि मुद्रा की जो सप्लाई है एक नोट की जो सप्लाई मानी जाएगी वो 25 प्रभावी जो इफ़ेक्टिव सप्लाई मानी जाएगी एक नोट से, अगर उसकी चलन गति जो है वो 25 है तो एक गुणे मतलब सप्लाई मुद्रा की जो मात्रा है और उसकी वेलोसिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इफ़ेक्टिव सप्लाई आती है वो कितनी हो जाएगी, 25। यहीं पे अगर 2 नोट हों तो 2 गुणे 25 करके 50 हो जाएगी इफ़ेक्टिव सप्लाई। चलिए, इसको हम बाद में जानेंगे। हम ये जानें कि मुद्रा की चलन वेग यानी कि गति को प्रभावित कौन कौन घटक करते हैं। एक तो बात यह है कि मुद्रा की मात्रा। देखिए, अगर मुद्रा की मात्रा किसी देश में बहुत कम है तो लोगों को भुगतानों में एक ही नोट का बार बार प्रयोग करना होगा, तो इससे क्या होगा कि मुद्रा की चलन गति तेज होगी, ज़्यादा होगी। अगर मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो किसी एक नोट का प्रयोग विनिमय के कार्य में उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी चलन गति कम होगी। यानी कि मुद्रा की चलन गति मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। मैं इसे फिर से बता दूं, मुद्रा की मात्रा और चलन गति के साथ विपरीत संबंध है। यानी कि मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो चलन गति कम होगी, मुद्रा की मात्रा अगर कम होगी तो चलन गति ज़्यादा होगी। जनता की उपभोग आदतें। जिस देश में लोग उपभोग पर व्यय कम करते हों, बचत ज़्यादा करते हों, वहाँ मुद्रा की चलन गति कम होगी। सीधी सीधी बात है, खर्चे अगर ज़्यादा हैं तो चलन गति ज़्यादा होगी। ठीक, बचत की अधिक होने पर मुद्रा लोग अपने पास संचित करके रखते हैं ना, तो उसका ट्रांसफ़र कम होता है, जिसके कारण उसकी चलन गति कम हो जाती है। लेकिन अगर लोगों में उपभोग करने की प्रवृत्ति यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो तो मुद्रा का ट्रांसफ़र भी जल्दी जल्दी होता है, जिससे मुद्रा की चलन गति बढ़ जाती है। उधार सुविधाएँ। देश में क्रय विक्रय की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होने पर मुद्रा की चलन गति कम होती है। इसके विपरीत अगर उधार सुविधाएं जो हैं, मतलब उधार क्रय विक्रय की सुविधाएं अगर अधिक हैं तो मुद्रा का यूज़ कम होगा, यानी कि उसकी चलन गति कम होगी। लेकिन उधार सुविधाएं अगर कम हैं तो नकदी में लेन देन ज़्यादा होगा, तो मुद्रा की चलन गति ज़्यादा होगी। उधार सौदों के भुगतान की औसत अवधि। देखिए, अगर उधार सौदे का भुगतान मान लेते हैं 2 महीने बाद होता हो तो उसकी मुद्रा की चलन गति जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर 10 दिन बाद होता हो तो मुद्रा की चलन गति ज़्यादा होगी। यहीं अगर 2 माह की जगह ये 6 माह बाद होता हो तो चलन गति और कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। नकद क्रय विक्रय की प्रवृत्ति। अगर लोग उधार की जगह नकद क्रय विक्रय ज़्यादा करते हैं तो चलन गति बढ़ जाएगी। अगर जनता जो है इसके विपरीत, अगर उधार खरीदने की आदत ना हो, लोगों में उधार खरीदने की आदत हो अगर, तो लोगों की ऐसी आदत होने से क्या होगा, मुद्रा का लेन देन में उपयोग कम होगा और उसकी चलन गति कम हो जाएगी।
जनता की तरलता पसंदगी, यदि सामान्य जनता और व्यापारियों में अधिक मात्रा में मुद्रा को नकद रूप में रखने की प्रवृत्ति है तो अपने पास उसे सहेज के रखना शुरू कर देंगे, मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसी प्रवृत्ति कम हो जाए तो मुद्रा की चलन गति ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ करेंगे। तरलता पसंदगी यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस अधिक होने पर मुद्रा का चलन वेग कम हो जाता है, और तरलता पसंदगी यानी कि नकदी को अपने पास रखने की प्रवृत्ति कम होने पर चलन वेग अधिक होता है। मजदूरी का भुगतान अवधि, मजदूरी की भुगतान अवधि जितनी लंबी होगी चलन गति उतनी ही कम होगी। भुगतान अवधि जितनी कम होगी यानी कि जितना जल्दी जल्दी भुगतान होगा चलन गति उतनी ही ज़्यादा होगी। जो डेली वेजर्स होते हैं, डेली वेजर्स यानी कि डेली लेबरर्स, डेली वेज पे काम करने वाले लोग, उनकी स्थिति ये होती है कि उनको जितना पैसा मिलता है वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं। बचत उनकी जो होती है वो शून्य होती है, कारण कि उन्हें डेली पैसा मिल रहा है, जितना आता है उतना सब खर्च कर देते हैं। और जो सैलरीड होते हैं, सैलरीड, उनकी स्थिति होती है कि उन्हें महीने में जो मिला वो जानते हैं कि महीने भर चलाना है, पूरे माह भर चलाना है, तो पूरे महीने भर चलाने के लिए उन्हें बचा के रखना पड़ेगा ना। तो वो पैसा जो उनको मिलता है, मान लेते हैं कि किसी की 50,000 सैलरी है, तो वो जो 50,000 उसे मिला वो पूरे महीने चलाएगा, तो उसमें ये भी देखेगा कि किसी महीने अगर अचानक से खर्चा बढ़ जाए 60,000 तो कहाँ से लेके आएगा। तो इस 50,000 में वो क्या करेगा, बचाएगा भी। खर्च हो सकता है कि वो करे 30,000 और बाकी 20,000 में से 10,000 कहीं इन्वेस्ट कर दे और 10,000 वो अपने पास रखे। इस तरह से लोग प्लान करते हैं खुद को। तो जो सैलरीड लोग होते हैं उनका भुगतान अवधि 1 महीने की होती है, जनरली 1 महीने बाद मिलता है। तो अगर ऐसा है, भुगतान अवधि अगर ज़्यादा है तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी, भुगतान अवधि अगर कम है तो चलन गति ज़्यादा होगी। भुगतान अवधि के साथ चलन गति का इन्वर्स रिलेशन है। और साख मुद्रा की गतिशीलता, देश में जो चेक हैं, ड्राफ्ट हैं, ये कितने ज़्यादा यूज़ में हो रहे हैं। अगर ये ज़्यादा यूज़ में हो रहे हैं तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। ठीक है। संस्थाओं के विकास से मुद्रा का हस्तांतरण अधिक और जल्दी होने के कारण मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत देश में जहाँ पर बैंक वगैरह संस्थाएं नहीं होंगी वहाँ पे आप क्या पाएंगे, वहाँ पे आप ये पाएंगे कि मुद्रा का चलन वेग कम हो जाएगा। इन्होंने ये बताया है कि देश और अन्य वित्तीय संस्थाओं के विकास से मुद्रा की चलन गति प्रभावित होती है। जहाँ पे देश में मुद्रा वगैरह, जहाँ पे बैंक वगैरह बहुत विकसित हैं, ज़्यादा बड़ी मात्रा में हैं, तो वहाँ पे मुद्रा का चलन वेग बढ़ता है और इसके विपरीत होने पे मुद्रा का चलन वेग घटता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर साख मुद्रा यानी कि अगर बैंक ड्राफ्ट चेक वगैरह का उपयोग ज़्यादा हो रहा हो, इन्होंने वो एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे हेडिंग और है, एक्सप्लेनेशन दूसरा दे दिया है। इसकी हेडिंग होनी चाहिए बैंकिंग व्यवस्था के विकास की स्थिति, ये हेडिंग डालिएगा, बैंकिंग व्यवस्था के विकास की स्थिति। और साख मुद्रा की गतिशीलता पे अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि साख मुद्रा अगर ज़्यादा गतिशील है, ज़्यादा चेक का, ड्राफ्ट का, बिल्स का अगर उपयोग होता है, लंबे लंबे समय के लिए होता है, तो मुद्रा की चलन गति घट जाएगी। ठीक है। भावी कीमती संबंधी अनुमान, अगर भविष्य की कीमतों को अगर आपको लगता है कि भविष्य में कीमतों को बढ़ने का अनुमान अगर लगाएं आप, तो आप खरीदारी बढ़ाना शुरू कर देंगे, मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। अगर भविष्य में लगता है वस्तुएं कम मूल्य हो जाएंगे, तो आज लोग वस्तुओं को खरीदना कम कर देते हैं, भविष्य में कम होंगे मूल्य इस आशा से, तो मुद्रा की चलन गति घट जाती है। आर्थिक विकास का स्तर, विकसित औद्योगिक देशों में आर्थिक क्रियाएं, व्यावसायिक सौदे अधिक होते हैं, मुद्रा का चलन वेग अधिक होता है। जहाँ पे आर्थिक विकास का स्तर अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे मुद्रा का चलन गति भी कम होती है। परिवहन तथा संचार के साधन, देश में परिवहन और संचार के साधनों के विकसित होने पर व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय भी बहुत अधिक होता है, मुद्रा की चलन गति बढ़ती है। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व होने पे उधार लेन देन होने लगता है, ऐसा माना जाता है, तो मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है। लेकिन अगर अस्थिरता हो, अशांति की स्थिति हो, युद्ध वगैरह हो रहा हो, तो मुद्रा की चलन गति बहुत बढ़ जाती है। जहाँ जनसंख्या का घनत्व है वहाँ पर मुद्रा
लोगों के हाथों में जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती है और चलन गति ज़्यादा होती है। जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है वहाँ मुद्रा की चलन गति भी कम होती है। तो फिलहाल आप इसमें 12 पॉइंट कोई भी तैयार करें। अच्छा टॉपिक है, मुद्रा की चलन गति क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं या कारक हैं।